वेलकम टू द लीगल वर्ल्ड। आज हम देखते हैं आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू। अभी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और आर्टिकल 13 से कौन कौन सी डॉक्ट्रिन रिलेट करती हैं, जितनी भी डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लेक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, आज मैं सारी डॉक्ट्रिन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। और इसमें जितने भी केस लॉज हैं, इन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 13 हैविंग 4 सब क्लोज, आर्टिकल 13 के खुद के 4 सब क्लोज हैं। वो सब क्लोज भी अलग अलग बात कहते हैं, हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 13 का अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने इन छोटी सी लाइनों में समझाया हुआ है कि आर्टिकल 13 बेसिकली कहता क्या है। उसका ये थोड़ा सा इंट्रो है। ये जो मेरे नोट्स हैं दे आर सफिशिएंट टू राइट एन आंसर ऑफ 12 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपके एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जितना मैं समझाने जा रही हूँ, जितना मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है कि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें अगर आप इसी तरीके से आंसर को फॉर्म करके आते हैं तो। आर्टिकल 13 एंड इट्स परव्यू हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 13 जो डेवलप हुआ था हमारा कब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तब से हमारा आर्टिकल 13 काम कर रहा है। आर्टिकल 13 successfully made several repressive law void and in some cases inoperative to the extent is not in consonance with the fundamental right। आर्टिकल 13 क्या किया आर्टिकल 13 का काम है जुडिशियल रिव्यू का। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आर्टिकल 13 ने क्या किया है, जितने भी सेवरल रेप्रेसिव लॉ मीन्स होता है जितने प्रीवियस लॉ हैं, इंडिपेंडेंस से पहले के जितने कानून बने हुए थे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सती प्रथा पहले हमारा एक टाइप का लॉ था। या जो भी है, जितने भी कानून थे इंडिपेंडेंस से पहले, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए, लेकिन वो जितनी भी वहाँ की स्टैट्यूटरी बॉडी थी उन्होंने गवर्न कर रखे थे। तो उन रिप्रेसिव लॉ को इस आर्टिकल ने क्या किया, उनको वॉइड डिक्लेयर किया। कब वॉइड डिक्लेयर किया, अगर वो आज जो फंडामेंटल गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इनकंसिस्टेंट है उनके साथ, या फिर उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, उनके अपोजिट हैं, या फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं वो सारे लॉज, तो हम उनको, ये आर्टिकल 13 पावर रखता है इनको वॉइड डिक्लेयर करने की, वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर देता है। इट टेक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। अब ये क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू तो करता है आर्टिकल 13, लेकिन करता किस लिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट में रख के ये जुडिशियल रिव्यू करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इट एस्टेब्लिश दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मेडल विद जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 368। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आर्टिकल 368 इज डिस्कस्ड हेयर। दैट मीन्स ये क्या करता है, ये लेजिस्लेचर कौन है, हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, ये आर्टिकल 368 उनको पावर नहीं देता कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सको। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, ओनली द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी ही करेगी, जुडिशरी बॉडी, जुडिशरी अथॉरिटी, ये जुडिशियल रिव्यू करेंगी, ये कहता है हमारा आर्टिकल 368। अब हम बात करते हैं, इट एन इनहेरेंट एंड इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे कि हमने कहा कि ये लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता कि वो इसकी जुडिशियल रिव्यू करे, लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉ बना के भेजे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू एक्चुअल में कौन करेगा, द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना कि जुडिशियल रिव्यू करेगा कि ये लॉ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को और हमारे जो लॉ बना रही है लेजिस्लेचर उसको मैच करके देखेगा कि यहाँ पे कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा किसी के फंडामेंटल राइट का, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा इन लॉ की वजह से। ये चेक करता है कौन, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और इसकी लेजिस्लेटिव पावर को लिमिटेड कर देता है यहाँ पर। अब देखते हैं हम जुडिशियल रिव्यू एक्चुअल में होता क्या और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन एज वेल एज पार्लियामेंट्री लॉ एंड टू डिक्लेयर इट एज इनवैलिड इफ इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू क्या है,
पावर है, किसकी है? जुडिशरी की पावर है। जुडिशरी की पावर है कि वो रिव्यू करेगा एग्जीक्यूटिव के डिसीजन, पार्लियामेंट्री लॉज, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव लॉ बना रही है, जैसे कि नेता वगैरह जो होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे लॉज बना देते हैं, ये जितने भी लॉ बनते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो या फिर पार्लियामेंट के लॉज हों, उन सबको डिक्लेयर करने की पावर रखता है, इनवैलिड डिक्लेयर करने की पावर रखता है, अगर वो अकॉर्डेंस टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं, अगर वो इसके अपोजिट जाके लॉज हैं या उससे विरुद्ध हैं, तो उसमें ये पावर रखता है जुडिशियल रिव्यू कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। इंडियन जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। और जुडिशियल रिव्यू, ये दैट डजंट मीन कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया, जुडिशियल रिव्यू इंडिया में आया कहाँ से भाई? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व इन द US मरबरी वर्सेस मेडिसन ऑफ 1803। 1803 का केस है, US मरबरी वर्सेस मेडिसन ऑफ 1803। इस केस से हमें जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा बना हुआ है वो हमने उसके सोर्सेज क्या थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने कलेक्ट किया। तो सोर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। एज सिमिलर एज जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया हमारा? US मरबरी, US से लिया गया, लेकिन केस का नाम क्या था? US मरबरी वर्सेस मेडिसन। इस केस का नाम ये था। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 13 की बेयर लैंग्वेज क्या है। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो लॉज हैं इनकंसिस्टेंट हैं, जो विरुद्ध हैं और जो परफेक्ट नहीं बैठते फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसके बारे में ये बात करता है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या कहता है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सो इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। इसका मतलब सिंपली ये है, जो इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी लॉ बने हुए हैं, जो भी हमारा कमेंसमेंट, जब तक हमारी कमेंसमेंट नहीं हुई थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं आया था, उससे पहले जितने भी लॉ हैं, अगर वो आज के जो पहले के लॉ बने हुए हैं वो आज के फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट बैठते हैं, उसके इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहला क्या बात करता है? प्री लॉज की। ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, प्री लॉज जो हैं उनके बारे में ये बात करता है, इसका क्लोज 1। और क्लोज 2 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। इसमें क्या दी गई? डायरेक्ट कमांड दी गई है, किसको? स्टेट को, यानी कि एग्जीक्यूटिव को। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे ऑफ अ ब्रिज द राइट। मतलब कि इसमें सीधी सीधी बात बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि इनकंसिस्टेंट हो हमारे फंडामेंटल राइट के और सिटीजन के राइट को इन्फ्रिंज करे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम क्लोज 3। क्लोज 3 क्या कहता है हमारा क्लोज 3 बात करता है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। जो हमारे जो ये ऊपर के 2 क्लोज हैं, इनमें जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया है बार बार और लॉ इन फोर्स डिक्लेयर किया, एक्चुअली में वो कहते क्या है, उनका मीनिंग क्या है? लॉ मीन्स है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ये समझ आया? और लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है? लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India the commencement of this constitution and previously repealed, notwithstanding the any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? क्लोज 3 का बी। ठीक है, अब हमारा क्लोज 4 क्या है? जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 13 में क्लोज 4 क्लोज हैं, तो 4th क्लोज क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि जो भी इस आर्टिकल में है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा? हमारे 368 पे। 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट पावर्स के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट। और ये किससे कहा गया? 24th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। अब पीछे तो हमने बात कर ली कि बेयर लैंग्वेज कहती क्या है। अब आर्टिकल 13 का क्लोज 1 एक्चुअल में बात क्या करता है?
ये हम देखेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जाम्पल लॉ विच वर देयर बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है समझने में। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है, यानी कि जितने भी लॉज हमारे एग्जिस्ट करते थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जितने भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, जितने भी पहले बने हुए लॉज थे, उनके बारे में ये बात करता है। तो इसमें देखते हैं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस द फंडामेंटल राइट आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट उसके साथ साथ एग्जिस्टेंस में आए। द प्री एग्जिस्टिंग लॉ वर सपोज टू बी कंसोनेंस विद द फंडामेंटल राइट। जितने भी पहले के लॉज थे वो सारे कंसोनेंसी विद द फंडामेंटल राइट, ओनली देन दिस लॉज वुड बी कंसिडर टू बी वैलिड, अदरवाइज दे वुड बी डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर वो लॉज जो पहले के थे, हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, अगर वो कंसोनेंस हैं तो उनको हम वैलिड रहने देंगे, अदरवाइज हम उनको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। देखो होता क्या है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, कुछ ऐसे केसेस होंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं, तो उन लॉज को देखा जाएगा, उन सारे केसेस को देखा जाएगा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉज जो है वो आगे चलते रहेंगे, चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन वो केस जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के केस हैं, वो सारे अकॉर्डिंग होंगे किसके, जो पहले के लॉ बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन प्रिवेल कौन से लॉ करेंगे, जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव यानी कि वो प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आफ्टर द कमेंसमेंट, वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब सिंपली ये है, आर्टिकल 13 जो है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, उसका सारे इफेक्ट्स फ्यूचर में होंगे, ना कि पास्ट में। ठीक है। Example, the article will be in effect from the day when the constitution came into effect 26 January 1950, and the person who committed the offence afterwards will be prosecuted according to the laws of Indian constitution but not according to the pre constitutional law। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे केस होंगे, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया है, उसके बाद जितने भी हमारे केसेस होंगे सारे डील होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, ना कि जो पहले के प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बने हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी एक डॉक्ट्रिन, बहुत प्यारी सी डॉक्ट्रिन है, इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये हमारी पहली डॉक्ट्रिन है इस आर्टिकल की, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आती है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंडर। ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन कहती क्या, जैसे कि इसके वर्ड से दिख रहा है सेपरेबिलिटी, किसी चीज़ को सेपरेट करना। आइए हम देखते हैं आगे क्या कहती है। ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, इसको दूसरे तरीके से क्या कहते हैं हम, सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। ये डॉक्ट्रिन कहती क्या है, द डॉक्ट्रिन सेज दैट इफ सम पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट आर इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट, देन द होल स्टैट्यूट वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी void, but that particular clause would be treated to void by the court of law। ये सिंपली देखो क्या कहता है, इट अप्लाइज टू बोथ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ये अप्लाई होता है प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहती है, अगर कोई हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंस है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो आप उस सिर्फ एक पार्ट को हटाइए, ना कि उस पूरे लॉ को ख़त्म कर दो। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो कोई एक एक्ट है, कोई भी एक एक्ट है, उसका एक सेक्शन है, वो हमारा इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ। तो ये सेपरेबिलिटी क्या कहती है, उस जो सेक्शन है उसको हटा दीजिए और जो हमारा पूरा लॉ है उसको ऐसी वर्किंग में रहने दीजिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी हमारा ये काम करती है कि उस पर्टिकुलर जो डिफेक्ट है जिस सेक्शन में, जिस आर्टिकल में, उसको हटा दो, आप पूरे लॉ को मत हटाओ। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क केस है, इसको कभी नहीं छोड़ना है।
बहुत इंपॉर्टेंट केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1950। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में क्या हुआ था वो हम देखते हैं। इसके केस के फैक्ट मेनली क्या थे। इस केस में हमारा सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था। कौन से एक्ट का? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 का, जिसमें कि सेक्शन 14 को चैलेंज किया गया था इस केस के अंदर। तो क्या था सेक्शन 14 क्या करता था? ये कहता था कि कोई भी पर्सन अगर डिटेन्ड है अंडर दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के अंडर किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, यानी किसी पर्सन को पकड़ा जा रहा है, तो उसको उसके ग्राउंड नहीं बताए जाएंगे कि वो किस लिए उसको हमने उसे अरेस्ट किया है, किस लिए उसको हमने डिटेन किया, उसको ग्राउंड नहीं बताए जाएंगे। डायरेक्ट उसे डिटेन कर लिया जाएगा, उसको मतलब कैद में रख दिया जाएगा। ये था, और ये फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट है। कौन से आर्टिकल का इन्फ्रिजमेंट है? आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा इन्फ्रिजमेंट कर रहा था, ये वाला हमारा सेक्शन। तो इसमें क्या बोला गया, इस केस के अंदर ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर क्या बोला गया, इसको हमने अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को, और कहा गया कि आप इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को पूरे को ना हटाकर सिर्फ उसका पार्ट हटा दें। किसका पार्ट? पार्ट का मतलब है जो सेक्शन 14 है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे, ना कि उस पूरे एक्ट को। तो इसमें ऐसा ही किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया इस केस में, और सेक्शन 14 को डिक्लेयर किया गया वॉइड, और पूरा एक्ट जो था वो ऐसे ही प्रिवेल करता। There is one another doctrine which is eclipse. Doctrine of eclipse क्या कहती है? जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है eclipse, to hide something। यानी कि अब देखते हैं डॉक्ट्रिन कहती क्या है। The doctrine of eclipse state that any law which is inconsistent with fundamental right is not totally dead but overshadowed by the fundamental right। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, जो लॉ हमारा इनकंसिस्टेंट है उसको ओवरशैडोड कर दो, उसको डेड डिक्लेयर मत करो। हम सेवरेबिलिटी में क्या कर रहे थे, उसको सेक्शन को हटा ही दिया था, लेकिन इसमें क्या कहा है, ओवरशैडोड कर दो, उसे हटाओ मत, उसे थोड़े दिन के लिए उसको एक्सरसाइज में ना ले, उसलिए इसका मतलब है ओवरशैडोड। द इनकंसिस्टेंसी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट टू द रिलेवेंट फंडामेंटल राइट विल रिमूव द इक्लिप्स एंड द एंटायर लॉ बिकम्स वैलिड। यानी कि कहा गया है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है, इनकंसिस्टेंटी हो रही है उस लॉज के साथ, तो आप क्या करो, उस लॉज को ओवरशैडोड कर दो कुछ दिन के लिए, फिर अमेंडमेंट लाओ। उसको अमेंडमेंट लाने के बाद उसको सिचुएशन को ठीक करो, और जो हमारा लॉ था उसको दोबारा से एक्सरसाइज लिया और उसे वैलिड डिक्लेयर दोबारा से कर दो। The apex court formulated the doctrine of eclipse in the landmark case of Bikaji versus State of MP मध्य प्रदेश, AIR 1955। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहाँ से आई हमारे पास? बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1955। इस केस से हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आई। अब देखते हैं एलिमेंट्स और फीचर्स क्या है हमारे इक्लिप्स के। इट शुड बी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर हमें इक्लिप्स डॉक्ट्रिन लगानी है तो वो कैसा लॉ होना चाहिए? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होना चाहिए। मस्ट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट। अब क्या होना चाहिए? इक्लिप्स लगाने, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई करने के लिए इसका फीचर क्या है कि जो लॉ है वो कॉन्फ्लिक्ट में होना चाहिए, किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है। द लॉ डज नॉट बिकम अ डेड लेटर बट ओनली द ऑपरेटिव। जो लॉ है हमारा उसको हम पूरी तरह ख़त्म नहीं करते, उसको क्या करते हैं? हम ऑपरेटिव रखते हैं। इफ़ देयर इज़ एन अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट इन फ्यूचर इट विल ऑटोमेटिकली मेक द लॉ ऑपरेशन। मीन्स क्या बोला गया है कि अगर कोई अमेंडमेंट फ्यूचर में होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो वो लॉ है वो दोबारा प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है। अब हम आर्टिकल 13 का क्लोज 2 भी हमने देख लिया था। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं कि इन सेंस बेयर एक्ट तो हमने देख ली, इसकी आर्टिकल 13 क्लोज 2 की डेफिनेशन देख ली हमने बेयर एक्ट की। अब हम देख लेते हैं कि रियल में कहता क्या है। Article 13 clause 2 talks about the post-constitutional law. Example, it says that once the constitution is framed and came into effect, then none of the state can make a law that take away or abridge the fundamental right and individual, and if done so, then it would be void till the extent of contravention। यानी कि क्या कहा गया है कि कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, अगर उसके बावजूद भी स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है और ब्रिज क्रिएट करता है, तो उसे वॉइड डिक्लेयर, ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। इट इज़ स्टिल बॉर्न लॉ एंड कैन नॉट बी रिवीव्ड बाय रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन बाय सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, मतलब क्या है, अमेंडमेंट लाके हम उस लॉ को दोबारा से वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा से वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा वो लॉ।
केस लो। अब जो इसका इंपॉर्टेंट मेन केस लो क्या है, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या था हम वो देख लेते हैं। इट वाज रूल्ड आउट दैट ओनली द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन बी ब्रॉट टू लाइफ वेयर एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विच इन्फ्रिजेस फंडामेंटल राइट इज वॉइड। इस केस में ये डिक्लेयर हुआ था कि जितने भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनकी लाइफ देखो, इस केस में ये कहा गया था जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनकी उनने अगर वो इन्फ्रिज कर भी रहे थे फंडामेंटल राइट को तो उनकी एक लाइफ थी। उन्होंने एक टाइम पीरियड में रूल किया, उन लॉज ने हम रूल किया। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट से इन्फ्रिज करता हुआ लॉ स्टेट बनाती है तो उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो तुरंत ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इट इज़ वॉइड एबनिशियो। वॉइड एबनिशियो क्या होता है, वॉइड फ्रॉम इनिशियल ऑफ बिगनिंग पॉइंट। यानी कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स में आने के बाद बनेंगे और वो इन्फ्रिज करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट को तो वो वॉइड एबनिशियो कहलाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, वॉइड एबनिशियो का केस था ये, मेनली याद रखना दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 19 ये देखो पूरी साइटेशन दी है मैंने 15 जनवरी 1959 की। अब दूसरा केस लो क्या है इसका, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अमेरिका अंबिका मिल्स। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल। द सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड्स इट्स व्यू एज एक्सप्रेस्ड इन दीपचंद एंड महेंद्र लाल जैन case and stated that a post constitutional law which is inconsistent with the fundamental right is not nullity or non-existence in all cases and for purposes. A post-constitutional law that takes away a bridge or infringes the right conferred by Article 19 of the Indian Constitution will be operated as regarded to non-citizens because fundamental rights are not available to the non-citizen। इसमें बेसिकली क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि इस जो दीपचंद वाला केस था उसमें क्या हुआ, उसमें बोला गया कि इसमें कोई लाइफ नहीं है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन इस वाले केस में सिमिलरली ये बोला गया कि उसकी लाइफ हो सकती है। अगर जैसे मान लो कोई केस है कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस के पहले का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ कब 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले का केस चल रहा है तो वो उस केस के हिसाब से ही उस जो केस है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से ही चलेगा। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 13 जो था हमारा, उसका क्लोज 3 जो हमने बेयर लैंग्वेज देखी कि लॉ क्या इंक्लूड करता है, एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। देयर आर 2 एक्सेप्शन। अगर इसकी हम देखें तो इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो क्या है, फर्स्टली द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर बीइंग कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 बट इफ देयर nature is just to give instruction or guidelines then they would not be covered under article 13। अगर ये पहली एक्सेप्शन ये हो गई, और दूसरी क्या है, सेकंड एक्सेप्शन इज द पर्सन लॉज विच आर नॉट बीइंग कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। ये 2 एक्सेप्शन है कि इसमें पर्सन लॉज को कवर नहीं किया जा रहा आर्टिकल 13 से, फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है। मेनली इसकी एक्सेप्शंस ये हैं। आर्टिकल 13 क्लोज 4 क्या कहता था, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 बेसिकली हैविंग द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेचर। इसमें मतलब क्या कहा गया, आर्टिकल 368 में जितनी भी अमेंडमेंट होंगी, ये आर्टिकल 368 बात करता है अनलिमिटेड अमेंडमेंट्स की, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जब 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 नीड हो लेजिस्लेशन अपना प्रोसीजर शुरू कर सकता है अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए। तो इसमें जो ये आर्टिकल 13 के प्रोविजंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे अमेंडमेंट पे, ये कहा गया आर्टिकल 13 क्लोज 4 में। इसका मीनिंग क्या है, एनी ऑफ द अमेंडमेंट मेड बाय अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13 इवन इफ अमेंडमेंट सो मेड इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। देखो इसमें क्या गया, इसके मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट की जाएगी तो वो आर्टिकल 13 के थ्रू चैलेंज नहीं की जाएगी, चाहे वो हमारी अगेंस्ट में हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो। आर्टिकल 13 एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द आर्टिकल 368 होल्ड्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 13 एक्ट करता है जैसे कि प्रोटेक्टर हो फंडामेंटल राइट का, और आर्टिकल 368 पावर रखता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब हम देखते हैं अनदर डॉक्ट्रिन विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग which is originated
in the American judicial system was first applied in India in the case of गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में अप्लाई की गई थी। और ये क्या कहती क्या है डॉक्ट्रिन? इट डिक्टेट्स दैट अ डिसीजन मेड इन पर्टिकुलर केस वुड हैव ऑपरेशन ओनली इन फ्यूचर एंड विल नॉट कैरी एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी ऑन द एनी पास्ट डिसीजन। ये कहती क्या है बेसिकली डॉक्ट्रिन की? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, ये फ्यूचर में आने वाले डिसीजंस को देखती है, ना कि जो पास्ट में डिसीजन हुए हैं उनके ऊपर वो लॉज अप्लाई करेगी। लॉज जितने भी अप्लाई होंगे वो फ्यूचर में आने वाले केसेस के लिए अप्लाई होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ना कि पहले के लॉज जो हैं, जो हमारे पहले के लॉ बने हुए थे उनके अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे, ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अब रूल बनाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करेंगे, उसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 24 अप्रैल 1973 का ये केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये केस, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस आर्टिकल 13 का। इस केस में हुआ क्या था ये हम इंट्रो के थ्रू इसके फैक्ट्स इश्यूज सब डिस्कस करते हैं। इस केस में हुआ क्या था? 13 जजेस बेंच सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट द बिगेस्ट सो फार टू हियर द केस। इसमें 13 जजेस बैठे थे इस केस के सुनने के लिए। द मेजॉरिटी जजेस इन दिस केस वॉज प्रोनाउंस्ड बाय SM सिकरी, CJ हेज, जे मुखर्जी, जे, ये सारे जजेस के नाम हैं। बेसिकली 13 जजेस जो थे वो ये जजेस है। 13 जजेस, ये जितना भी नाम दिया हुआ है 13 जजेस है जो कि इस केस को हियरिंग में बैठे थे। ये केस बहुत लंबा चला था, 68 डेज चला था ये केस हमारा। इस केस के अंदर 13 जजेस बैठे थे। इसके सबसे लंबी बेंच जो बैठी थी इसी केस में बैठी थी। ब्रॉट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट किसका चला था? जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहा इस केस में, इसलिए इतना लंबा केस भी चला और इसीलिए इसमें इतने सारे जजेस की हियरिंग हुई, मतलब इतने सारे जजेस ने हियरिंग की। The court did not look into whether Article 13 and Article 368 is more powerful, but decided to take a balanced approach in furtherance और हारमोनियस इंटरप्रिटेशन नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चला था आर्टिकल 13 का और आर्टिकल 368 की पावर का। इसमें कहा गया था आर्टिकल 13 पावर पूरी करेगी या नहीं। जुडिशियल रिव्यू में ये आया, जुडिशियल रिव्यू प्रिवेल करेगा या फिर अमेंडमेंट पावर प्रिवेल करेगी। एग्जीक्यूटिव अपने लॉ बनाए जा रहा था और जुडिशरी उसको वॉइड डिक्लेयर करे जा रहा था। तो यहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो इसको हारमोनियसली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और इसलिए बीच में लाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, जिसके ऊपर ये पूरा केस सॉल्व हुआ। इसमें बेसिकली केस के फैक्ट क्या है? हमारे केस के फैक्ट्स हमारे चलते हैं कि इसमें केशवानंदी भारती जो थी वो चीफ अपॉइंटिव थी ऑफ द एडनीर मुट। यानी कि एडनीर मुट एक मोनेस्टिक रिलीजन का होता है, जैसे कि मुस्लिम्स में होता है मदरसा वगैरह, ये एक रिलीजन का एक इंस्टीट्यूशन होता है। एडनीर मुट इंस्टीट्यूशन था, ये कहाँ पे था? केसारागोद डिस्ट्रिक्ट में था, केरला में। इसमें क्या था? भारती की एक जमीन थी, मुट में जमीन थी उसकी खुद की खरीदी हुई, जो केरला स्टेट में और इसकी खुद की ज़मीन थी। केरला स्टेट क्या करी थी उस टाइम पे? रूल पास करी थी, लैंड रिफॉर्म ला रही थी बार बार अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट लाई जा रही थी केरला स्टेट। उसमें क्या था? भारतीय की कुछ ज़मीन थी, केरला स्टेट बार बार वो पास करी थी लैंड रिफॉर्म एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट किस में दी गई है? अमेंडमेंट की पावर दी गई 368 में। अमेंडमेंट के थ्रू लैंड रिफॉर्म एक्ट ला रही थी, जिसमें कि क्या हुआ, इसकी मुठ की ज़मीन जो इसका इंस्टीट्यूशन था केशवानंद भारती जी का, वो इसके अंडर आ गए, लैंड रिफॉर्म के अंडर, और उनकी ज़मीनें ले ली गई। तो उन्होंने केस को चैलेंज किया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया ये इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 19 का। आर्टिकल राइट टू रिलीजन भी इनका कह रही थी, राइट टू रिलीजन मेरा इन्फ्रिंज कर दिया गया था, राइट टू इक्वालिटी भी इन्फ्रिंज किया गया था, है ना। ये सारे इन्फ्रिंजमेंट हुए थे इनके इस केस में। इसके बाद भी जब उन्होंने केस फाइल कर दिया उसके बाद भी केरला गवर्नमेंट ने एक और लैंड रिफॉर्म पास कर दिया, एक्ट 1971। पहला वाला क्या था? 1969 का था लैंड रिफॉर्म। फिर उसके बाद जो आया 1971 का आ गया। इन्होंने फिर दूसरा लैंड रिफॉर्म लिया। इसमें क्या हुआ? इस केस में बेसिकली अमेंडमेंट जो हुई थी 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, उसको नल प्रूफ करने का इसमें ट्राई किया गया।
इशूज़ क्या है? इशूज़ वेदर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेदर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957 ये इशूज़ थे कुछ। द एक्सटेंट टू विच द पार्लियामेंट